नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार NIOS की DLED की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर JN बालिया साहब, जो कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जैसा कि आप सब परिचित हैं, आजकल आकलन में सुधारों पर बहुत जोर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आकलन जो है वो अधिगम के लिए होना चाहिए, अधिगम का आकलन नहीं होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम आज बालिया साहब से चर्चा करेंगे कि आकलन से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उनका उपयोग करते हुए हम बच्चे के अधिगम में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं, कैसे सुधार लाएं। तो सबसे पहले हम बालिया साहब से जानना चाहेंगे कि आकलन के जो परिणाम हैं हम उनका विश्लेषण कैसे करें, जिनका कि हम आगे उपयोग कर सकते हैं बच्चे के अधिगम में सुधार के लिए। बालिया साहब। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो आकलित हमारे परिणाम होते हैं उनका कैसे उपयोग करें, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमारे आकलित परिणाम हैं उनका सही उपयोग करे और उसके अनुसार छात्र में जो कुछ समस्याएं हैं और जो क्षमताएं हैं या उसका जो उत्कृष्ट उसका परिणाम आ रहे हैं उसके अनुसार उसको वो एक उपचार भी दे, उसके लिए कुछ संवर्धन का भी कार्यक्रम करे। एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह आकलित परिणाम का सही विश्लेषण करे। विश्लेषण में उसने बहुत सारी प्रविधियों का प्रयोग करना है, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करना है और उसने हर बालक का उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी उपलब्धि के अनुसार, उसके प्रदर्शन के अनुसार उसका विश्लेषण करना है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। विभिन्न स्थितियों में किए गए मापन और आकलन का समीक्षात्मक विश्लेषण इसकी उपयुक्तता की वृद्धि करता है। हम जब मापन और आकलन करते हैं किसी भी स्थिति का, बच्चे की स्थिति का, बालक की स्थिति का, तो उसका समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत आवश्यक है कि किस विमाओं में हम किस आयामों में कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी एक प्रश्न आता है और हम इसके लिए विषय के अनुसार, विषय वस्तु के विभिन्न आयामों के अनुसार उसका विस्तृत अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आपने कहा कि हम सबसे पहले बात करें कि जो अधिगम में सुधार हेतु आकलित परिणाम आ रहे हैं उसका विश्लेषण कैसे करें। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हम 4 प्रकार से इसका हम विश्लेषण करते हैं जी। और ये आवश्यक है एक शिक्षक को जानना कि ये चारों प्रकार, चारों जो विधियां हैं वो किस किस तरह से इसकी प्रक्रिया का हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। एक इसमें आता है विषय के अनुसार विश्लेषण जी। दूसरा आ जाता है विषय वस्तु के अनुसार विश्लेषण, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका विश्लेषण करें। विषय वस्तु अर्थात टॉपिक वाइज उसका हम विश्लेषण करें जी। और अधिगम प्राप्तियों के अनुसार विश्लेषण, जो उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, उसके अनुसार भी उसका विश्लेषण करें। और उपसत्र के अनुसार विश्लेषण, जो हमारे उपसत्र होते हैं किसी सत्र में, उसके अनुसार भी विश्लेषण करें। तो इसकी हम चर्चा विस्तार से एक एक करके करेंगे। हाँ सर, आपने बताया कि विषय के अनुसार विश्लेषण और विषय वस्तु का विश्लेषण। तो हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, विषय वस्तु के अनुसार विश्लेषण और विषय के अनुसार विश्लेषण में। देखिए, अब आपके सामने एक मैंने प्रयास किया है कि एक रिपोर्ट कार्ड जो बच्चे की उपलब्धि का एक अभिलेखन है वो सामने रखा हुआ है। जी। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ 6 बच्चों का एक उपलब्धि है जिसमें कि अलग अलग विषयवार है। हिंदी में, गणित में, विज्ञान में, अंग्रेज़ी और सामाजिक अध्ययन, इस तरह के कुछ विषयों में कुछ बालकों की जो उपलब्धि है या उनका जो प्रदर्शन है उसका अभिलेखन है। अब ये हमारे पास परिणाम आ चुके हैं। एक अध्यापक के लिए ज़रूरी है कि इन परिणामों का वो तुलनात्मक और व्यक्तित्व के हिसाब से जो एक इंडिविजुअल बच्चे का इसका एक विश्लेषण करें। आप देखें कि यहाँ पर जो मैंने लाल रंग से दिखाया हुआ है, जो हिंदी है, हिंदी में सभी बालक बालिकाओं का जो उपलब्धि है वो बहुत निचली स्तर की है। बच्चे, इसका मतलब यह है कि एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है
वो ये भी समझ सकता है कि विश्लेषण में कि चूंकि सभी बालक बालिकाओं का जो परफॉर्मेंस है, उपलब्धि है, वो कम है हिंदी में, तो हिंदी में, तो इसका मतलब ये इसका कहीं ना कहीं जो कारक हैं, जो कारण हैं, वो हो सकता है शिक्षण में हो सकता है सभी बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। इसी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो गणित में जी, सभी बच्चे आप देखें तो अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस लेके जा रहे हैं, चाहे शोभा है, अब्दुल है, शाहिद, जॉन, सुरेश, नलनी, ये 6 बच्चों का जो मैंने यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है जी, इसमें सभी बच्चे मैथमेटिक्स में, गणित में अच्छी परफॉर्मेंस लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे सुरेश एक बालक है, सुरेश के परफॉर्मेंस जो है सभी सब्जेक्ट्स में बहुत नीची है, सब में हिंदी में, हाँ, विज्ञान में, अंग्रेज़ी में और सामाजिक अध्ययन में, लेकिन गणित में उसकी परफॉर्मेंस जो है, प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा है। ये एक अलग तरह का प्रश्न भी एक हमारे सामने आ जाता है। तो शिक्षक को ये सब विषय के अनुसार विश्लेषण जब करता है, उसके सामने रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के, उसकी यह दायित्व है कि वो एक एक सब्जेक्ट के अनुसार, एक एक बच्चे के, बालक के अनुसार विश्लेषण करे। आप विज्ञान में देखेंगे तो विज्ञान में 4 बच्चे जो हैं वो परफॉर्मेंस में अच्छे ले जा रहे हैं। अगर 2 बच्चे जॉन और सुरेश, अगर उनकी उपलब्धि जो है वो सही नहीं है, कमज़ोर है, तो ये भी एक विषय बन जाता है अध्यापक के लिए। इसका विचार का विषय है, उसका वो कारण जानने की कोशिश करें कि क्या कारण है, यही 2 बच्चे क्यों अपनी उपलब्धि में कमज़ोर हैं या अपने निचले स्तर पर हैं। अंग्रेज़ी की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी में एक ही बच्चा है, शाहिद, जो उसमें 96 यानी 96 नंबर लेके जा रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस, हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ एक जॉन बच्चा भी है, लेकिन बाकी सब बच्चे अंग्रेज़ी में बहुत कम नंबर ले जा रहे हैं। तो कहीं किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में आप देखिए सभी बच्चों का निचला स्तर है, कभी किसी विषय में 2 बच्चे। तो हर अध्यापक को उसके अपने शिक्षा के जो उसने प्रयोजन किया है, जो उसके अनुसार वो विचार कर सकता है। और अगर आप इसमें देखेंगे सामाजिक अध्ययन में सिर्फ 2 बालक हैं, सुरेश और नलिनी, वो कमज़ोर हैं। साथ ही साथ अब्दुल भी है, उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन है। तो क्या उसको, उन बच्चों की यहीं पर हम उनका एक तरह का सिलेक्शन चयन कर लेते हैं, हमें जान लेते हैं कि वो बच्चे हैं जो कि उस कक्षा में, उस विषय में कमज़ोर हैं, और वैसी वो शिक्षा की नीति, वो क्लास में कक्षा की नीति का निर्धारण कर सकता है। शिक्षक जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, जैसे आपने कहा, प्रश्न किया कि विषय और विषय वस्तु के अनुसार विश्लेषण में क्या अंतर है। तो आप ये देखेंगे तो हमने अभी विषयवार एक आपके सामने विश्लेषण रखा। अगर हम एक विषय के अंदर जो विषय वस्तु है, अर्थात जो पाठ हैं, अलग अलग पाठ हैं, अलग अलग इकाइयाँ हैं, उसका भी विश्लेषण हम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो हमने एक विषय मान लिया कि ये हमने गणित विषय लिया हुआ है, और इस गणित विषय में हमने पाठ के अनुसार जो हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन की हम जब बात करते हैं तो बच्चे के बहुत तरह के इकाई के परीक्षाएं होती रहती हैं, उसके आकलन होता रहता है, मापन होता रहता है। तो अलग अलग पाठ में 4 बच्चों का उदाहरण मैंने यहाँ लिया हुआ है। ये अलग कक्षा का उदाहरण है। रोहित, मुख्तार, डेविड और सुमेश, और ये 4 बच्चे हैं। और आप ये देखें कि इसमें जो हमारा डेविड है, डेविड की परफॉर्मेंस जो है, उसकी जो उपलब्धि है 3 विषयों में, 3 पाठ में बहुत अच्छी जा रही है। पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 में। अचानक वो पाठ 4 में उसकी उपलब्धि जो है बहुत कम हो गई है। उसके अगर हम तुलना करें तो एक तुलनात्मक अध्ययन एक अध्यापक कर सकता है कि डेविड के साथ पाठ 4 में क्या समस्या है, उसका निर्धारण कैसे करें और उसका उपचार कैसे करें। नैदानिक शिक्षण में काम, हाँ बिल्कुल, बहुत ही काम आता है। और अगर आप सुमेश की बात करें तो सुमेश सभी पाठ में कमज़ोर है। इसका मतलब सुमेश को एक अलग तरह का एक उपचार, एक अलग तरह का उसको निदानात्मक एक हमको विचार करना पड़ेगा। रोहित जो है वो सामान्य चल रहा है सभी पाठ में। एक में उसके पाठ 1 में 56 है, पाठ 2 में 58 है प्राप्तांक, और पाठ 3 में, पाठ 4 में। तो ये सब जो हम लोग विषय वस्तुवार जो विश्लेषण करते हैं, एक तुलनात्मक विश्लेषण भी कर रहे हैं सभी बच्चों को एक साथ रख के। मैंने तो 4 का उदाहरण लिया है। अध्यापक के सामने 20 बच्चे भी हो सकते हैं, 30 बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, तो उसके अनुसार, और ये बहुत उसके लिए एक अच्छा एक उसके सामने एक
प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा जिसमें कि वो बच्चों की उपलब्धियों को एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक सब्जेक्ट के अंदर जो अधिगम प्राप्तियां हैं जी, जो उसके बारे में संप्राप्तियों का संप्राप्तियों का बात है, हम जब लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं उसके अनुसार भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। जी जी। यहाँ पर उदाहरण मैंने लिया हुआ है किसी एक भाषा का, चाहे वो अंग्रेज़ी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उसके अलग अलग अधिगम जो संप्राप्तियाँ हैं, जैसे सुलेख है, स्पेलिंग है, व्याकरण, वाचन और श्रवण। ये मान के चलिए कि ये कोई 100 नंबर का कोई प्रश्न पत्र था या 100 नंबर का कोई परीक्षा थी, जिसमें ये 4 बालक, राहुल, शबीर, सुल्तान और गीता, एक बालक बालिकाएं हैं, और इनकी जो अधिगम प्राप्तियां हैं जी, एक विषय के अंदर, एक तो हमने विषय वस्तु की बात कर ली, पाठ के अनुसार कर ली, यहाँ पर अधिगम संप्राप्तियों के अनुसार विश्लेषण है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि पूरी कक्षा में, यानी इन 4 बच्चों में, क्योंकि हम ये पूरी कक्षा का उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो वाचन में जो कि 10 नंबर का वाचन का था, एक प्रक्रिया थी या एक परीक्षा थी, तो उसमें सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर जा रहे हैं। 10 नंबर का इनका प्रावधान था, तो 10 में से राहुल के 9 हैं, शबीर के 9 हैं, सुल्तान के 8 हैं और गीता के 10 नंबर हैं। जबकि हम व्याकरण का जब देखते हैं, जो कि 30 नंबर की व्याकरण थी, तो व्याकरण में सभी 6 बच्चे, खासकर राहुल का जो है वो प्रदर्शन बहुत ही कमज़ोर है। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ अध्यापक, ये शिक्षक ये ले सकता है कि उसको व्याकरण के मामले में पूरी कक्षा में या इन 4 बच्चों के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाने होंगे और कुछ कार्य करना पड़ेगा। श्रवण की बात करें, लिसनिंग की बात करें, तो वहाँ भी देखिए डॉक्टर साहब कि किस तरह से ये 4 बच्चे जो है, गीता थोड़ी सी स्तर अच्छा है, लेकिन 4 बच्चे श्रवण की परीक्षा में कम नंबर लेके जा रहे हैं, 2, 3, 3, 5। तो इससे ये पता चल रहा है कि श्रवण में बच्चे कमज़ोर हैं। तो यह हम जो अधिगम संप्राप्तियाँ हैं उसके अनुसार भी विश्लेषण कर सकते हैं। अगर हम बात स्पेलिंग की करें, वर्तनी की करें, तो वहाँ देखिए कि पूरी कक्षा जो बच्चे हैं वहाँ स्पेलिंग में ठीक हैं, इसका मतलब वो एक अच्छा है। जहाँ पर अगर जिस संप्राप्ति में बच्चों की प्रदर्शन उत्कृष्ट है, वहाँ टीचर ने संवर्धन करना है। जहाँ पर जिस संप्राप्ति में बच्चों का कमज़ोर है, बच्चे कम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर वैसा उनको निदानात्मक कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल वालिया साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत गहन जानकारी हमें दी है कि हम अधिगम के परिणामों का विश्लेषण जो है किस किस प्रकार से कर सकते हैं। जो आपने बताया कि उसका विषय के अनुसार विश्लेषण कर सकते हैं, उसके अलावा उसका विषय वस्तु के अनुसार विश्लेषण कर सकते हैं, उसके अलावा अधिगम संप्राप्तियों के अनुसार उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये बहुत ही गहन जानकारी हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई है, आपसे डिस्कशन करेंगे। एक और डॉक्टर अखिलेश, हम इसमें एक और चीज़ हम उल्लेख करना चाहेंगे, वो है कि उपसत्र के अनुसार भी विश्लेषण किया जाए। उपसत्र के अनुसार विषय के अनुसार हमने बात की, हमने विषय वस्तु के अनुसार बात की, हमने जो अधिगम संप्राप्ति है कि उसके अनुसार विश्लेषण करें। और आजकल चूंकि हम सतत और व्यापक परीक्षा जो हमारी चल रही है, वैसा मूल्यांकन चल रहा है, उसके अनुसार हम बच्चों का मूल्यांकन और मापन करते हैं, आकलन करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। 3 सत्र का एक उदाहरण है, जिसमें कि 3 सत्र में एक किसी विषय में कोई परीक्षा ली गई है, एक किसी पर्टिकुलर विषय में, और 100 नंबर का इसका जो एक प्रदर्शन है कुछ बच्चों का। यहाँ 6 बच्चे लिए गए हैं, उपिंदर, साहिल, दीपशिखा, विकास, मदस्सर और शमीमा। और आप ये देखें कि प्रथम सत्र में सब बच्चों की जो प्रदर्शन है इन 6 बच्चों का अच्छे स्तर पर चल रहा था। 100 नंबर की परीक्षा में 79, 98, 80, 97, 96, 95 ऐसे स्तर पर बच्चे चल रहे थे। अचानक ये द्वितीय सत्र में आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है, एक बच्चे दीपशिखा को छोड़कर, दीपशिखा ने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा, लेकिन ये 5 बच्चों का प्रदर्शन अचानक नीचे आ गया है। इसके पीछे कोई सामाजिक कारण
कोई शैक्षिक कारण हो सकता है ये बच्चे कहीं किसी परिवार की किसी समस्या से या किसी विद्यालय की समस्या से या कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र की बहुत सारी समस्याओं का हम यहाँ पर एक कारण जान सकते हैं। तो और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है डॉक्टर अखिलेश की, ये कोशिश की गई है कि द्वितीय सत्र में कहीं ना कहीं इन कारणों का एक विश्लेषण किया गया है, शिक्षक ने किया है और उसके अनुसार उपचार भी किया गया है। और आप देखेंगे कि तृतीय सत्र में परफॉर्मेंस में सुधार आया है और फिर से एक बच्चा जो है वो मुदस्सिर और शमीमा, उनमें सुधार नहीं आया है, बाकी 4 बच्चों में सुधार आया है। इसका मतलब कि शिक्षक अगर ऐसे कुछ कदम उठाए, सत्र के अनुसार भी विश्लेषण करे, तो ये एक बहुत अच्छा विश्लेषण होगा। तो हमारे पास जब आकलन आता है किसी भी प्रदर्शन का, अध्यापक का एक उत्तरदायित्व है, उसका एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है कि मैं अनुरोध करूंगा सभी शिक्षकों से कि इस तरह के परिणामों को सिर्फ सीधे सूचित ना करें बच्चों को, उससे पहले उसका एक संपूर्ण विश्लेषण करें और विश्लेषण का आधार विषयवार हो, विषय वस्तुवार हो और जो हमारी अधिगम की संप्राप्तियां हों उनके अनुसार हो और उसके बाद उपसत्र के अनुसार जो हमारी इकाई है उसके अनुसार जो अलग अलग हमारे यूनिट टेस्ट्स होते हैं उसके अनुसार उनमें बदलाव को, उनमें कहीं अगर उत्कृष्ट हमारी प्रदर्शन चल रहा है बच्चों का या कहीं प्रदर्शन में कुछ स्तर नीचे जा रहा है, उस पर गहनता के साथ अध्यापक को विचार करना होगा और उसके लिए वैसे ही कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल बालिया सर, जैसा कि बालिया साहब ने बताया कि आकलन का जो रिपोर्ट है, आकलन का जो इन्फॉर्मेशन है, वह हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक बच्चे के बारे में दे देता है और अलग अलग प्रकार से हम आकलन करके अलग अलग प्रकार से हम बच्चों का विश्लेषण कर सकते हैं और अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये जो आपने बताए 4 प्रकार के विश्लेषण, विषय अनुसार विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम संप्राप्तियों के अनुसार विश्लेषण अथवा उपसत्र के अनुसार विश्लेषण, इनके कुछ अन्य पहलुओं पर आप डॉक्टर अखिलेश देखिए, हमारा जो एक शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है सिर्फ विश्लेषण पर ही जाकर सीमित नहीं हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि वो उसके अनुसार उन सभी जो आंकड़ों का विश्लेषण किया है उसका अनुवर्तन भी करे, उसका कंप्लायंस भी करे और उसके लिए समुचित व्यवस्थाओं का भी प्रबंध करे, जिससे कि उनके जो हमने परफॉर्मेंस में, उनके जो प्रदर्शन में बदलाव देखा है, चाहे वो उत्कृष्टता की ओर जा रहा हो, चाहे वो निम्नता की ओर जा रहा हो, उसके लिए वो समुचित व्यवस्था करे, कुछ संवर्धन का कार्यक्रम करे या कहीं जहाँ परामर्श की ज़रूरत है वो परामर्श दे। तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ कि सबसे पहले अध्यापक को समुचित परामर्श और सहायता का एक उपचार करना चाहिए, एक प्रबंध करना चाहिए कि जो बालक, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा इस बारे में कि किस तरह से विश्लेषण होता है विषय वस्तु के अनुसार, विषय के अनुसार और जो हमारी संप्राप्तियां हैं उसके अनुसार। तो जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक बच्चे को परामर्श दे सकते हैं, उसके माता पिता को परामर्श दे सकते हैं और उससे संबंधित और उसके शिक्षक हैं जो उसके साथी हैं उनको परामर्श दे सकते हैं, विद्यालय के प्रशासक को हम परामर्श दे सकते हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मैं विस्तार में चर्चा करना चाहूँगा कि जब समुचित परामर्श और सहायता की बात आती है तो सबसे पहले हम त्रुटियों की चर्चा करते हैं। अध्यापक मिलकर, हाँ जी, एक साथ बैठकर बच्चों के साथ, बिल्कुल साथ साथ बैठकर बच्चों के साथ, कभी ज़रूरत पड़ती है हम एक बच्चे के साथ अकेले में, कभी हम समूह में बच्चों के साथ त्रुटियों की विस्तार में चर्चा करें, त्रुटियों की पहचान करें और पहचान अगर हो सके तो छात्रों द्वारा करवाएं, बालक बालिकाओं द्वारा अगर त्रुटि की पहचान करें तो उससे बहुत अच्छा और भी एक कदम हो सकता है। कोशिश की जाए कि जब कोई भी प्रदर्शन हो तो उसमें बच्चों से कहा जाए कि आप जो त्रुटियों की पहचान है वो खुद करें और उनको सहायता करे अध्यापक, उनको वैसा परामर्श दे और त्रुटियों के कारण जो हैं उस पर संवाद होने का बहुत एक आवश्यक चीज़ है कि जो त्रुटियों के कारण आ रहे हैं उस पर संवाद हो, उसमें बच्चों का, बालक बालिकाओं का एक उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनके साथ बैठकर
और उसके साथ ही साथ जब कभी भी उनके माता पिता के साथ उन सब हमारा बात हो तो वहाँ पर भी उनके साथ हम संवाद करें, क्योंकि त्रुटियों का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। त्रुटियों के कारण कोई शैक्षिक भी हो सकता है, कोई सामाजिक भी हो सकता है, कोई पारिवारिक हो सकता है और कुछ विद्यालय से संबंधित बात भी हो सकती है। और उसी के अनुसार जब हमने त्रुटियों के कारण पर संवाद कर लिया तो उसके अनुसार हम सहायतापूर्ण व्यवहार करें और परामर्श दें बच्चों को, और जिससे कि जिन बच्चों ने त्रुटियां की हैं विषय के अनुसार, विषय की उपलब्धियों की जब आप बात करते हैं, संप्राप्तियों की बात करते हैं, सत्र की बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर उनके उसमें त्रुटियां आ रही हैं उसको परामर्श देकर उनके में आत्मविश्वास की अनुभूति लाने की कोशिश भी अध्यापक को करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा त्रुटियों की चर्चा जो है वो एक बहुत आवश्यक है। और आजकल जब हम बात करते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, तो वहाँ पर अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए इस बारे में। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो कठिनाइयाँ आ रही हैं बच्चों को, अधिगम कठिनाइयाँ से जो प्रभावित छात्र हैं, उसका निदान और उपचार कैसे किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब उनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ से जो प्रभावित छात्र होते हैं, तो एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे प्रभावित विद्यार्थियों का वो निर्धारण करें, उनकी पहचान करें और पहचान बहुत अच्छी तरह से विस्तार से हो, और इसमें हमारे माता पिता का, हमारे शिक्षक साथियों का भी उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और उसमें जो अधिगम कठिनाइयाँ हैं उसकी भी विशिष्ट प्रकृति होती है डॉक्टर साहब, तो उसका विशिष्ट प्रकृति का भी पहचान, उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। और उसी के साथ जो अधिगम कठिनाइयों के जो कारण हैं, जैसे आपसे हमने बताया, कई बार ऐसा देखा गया है कि कारण में हमारा शिक्षक की अपनी शिक्षक जो प्रणाली है, हो सकता है उसी में कोई दोष हो, या जो कक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कोई दोष है, बच्चे को कहाँ बिठा रहे हैं या बच्चे के लिए हम कौन सी सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो प्रयोगशाला में जा रहा हो, चाहे वो कहीं कक्षा में बैठा हो, उसके कारण कहीं भी हो सकते हैं, उसका निर्धारण भी बहुत आवश्यक है। समुचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग उसके बाद किया जाए, क्योंकि हम लोग कई बार सीधे उपचार पर चले जाते हैं कारण के बगैर, तो इसलिए वो उपचार जो होता है वो समुचित हमको परिणाम नहीं देता है। उसके कारणों का निर्धारण बहुत आवश्यक है, उसके अनुसार हम उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करें। फिर हम बात करते हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनकी क्षमता जो है वो उत्कृष्ट होगी, ज़्यादा क्षमता होगी, उनको हमको कहीं भी इग्नोर नहीं करना है। कहीं वो ये ना हम सोचें कि हमारा सिर्फ ध्यान उन बालक बालिकाओं की तरफ ही हो जो कि पिछड़े हुए हैं। जो उत्कृष्ट क्षमता के विद्यार्थियों का निर्धारण बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, उत्कृष्ट अगर क्षमता आ रही तो उसमें भी कहीं कमियां होंगी। उन कमियां में हम देखते हैं कौन कौन सी कमियां हैं जहां पर वो अच्छी और अपने विषय में या अपनी प्रदर्शन में, चाहे वो शैक्षिक क्रियाएं हों, गतिविधियां हों, चाहे शैक्षिक गतिविधियां हों, उसमें वो उत्कृष्ट क्षमता के साथ निकल कर आए। और इसके लिए क्षमता के पूर्ण प्रयोग की सलाह दी जाती है जी। क्योंकि अभी हमने आपसे बात की कि जो उपलब्धि संप्राप्ति है और जो हमारी अधिगम संप्राप्ति है, उसके अलग अलग आयाम हैं जी, उसकी अलग अलग विमाएँ हैं, डायमेंशंस हैं जी। तो उसके अनुसार भी हमको देखना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि कोई छात्र जो होता है बहुत, अगर हम भाषाओं की बात करें, जैसे कि अभी हमने एक आपके साथ चर्चा की कि भाषा में हो सकता है उसकी सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसका जो हैंड राइटिंग है वो, उसका सुलेख जो है वो अच्छा नहीं है जी। उसकी जो क्षमता है वो उत्कृष्ट है, प्रदर्शन उसका उत्कृष्ट है, लेकिन कई बार हमने ऐसे बच्चे देखे हैं भाषाओं में, और उसका प्रभाव उसके दूसरे विषयों पर भी पड़ेगा जी, पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन हो, चाहे विज्ञान हो, उसकी जो हैंड राइटिंग है, उसका जो सुलेख है, उसका जो लेखन शैली है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो अध्यापक को ये बहुत ज़रूरी है कि भाषा का अध्यापक विज्ञान के अध्यापक के साथ बैठकर उन उत्कृष्ट बालकों के, उन बालक बालिकाओं के, विद्यार्थियों के पूरा क्षमता का एक पूर्ण रूप से उसका वो प्रभाव देखे, और साथ ही साथ ये भी देखे कि उसके लिए उच्च स्तरीय अधिगम सामग्री कौन सी चाहिए। अगर बच्चे की कई जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले बालक बालिकाएं होते हैं, कई बार जो उपलब्ध सामग्री होती है उसके साथ वो नहीं फिट बैठते हैं, उसके साथ उनका जो स्तर है वो नहीं सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो
उच्च स्तरीय अधिगम सामग्री का प्रयोजन भी साथ साथ करें और उच्च स्तरीय अधिगम क्रियाकलाप यानी जो हमारी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो उसका भी किस तरह की हो, क्योंकि शायद उन बच्चों को कहीं ना कहीं अलग से कुछ बताने की आवश्यकता हो, कहीं उनको अलग तरह का कुछ एक परामर्श और सहायता की ज़रूरत हो। उसके लिए अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सतत निरीक्षण, उनका अवलोकन और परामर्श देता रहे, उसके लिए बात वो करता रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद वालिया साहब। आज वालिया साहब के साथ हमने चर्चा की कि अधिगम में सुधार हेतु आकलित परिणामों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, और इसमें हम लोगों ने चर्चा की कि जो भी आकलन के बाद परिणाम आते हैं उनका समीक्षात्मक विश्लेषण अति आवश्यक है, अन्यथा उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और वो समीक्षात्मक विश्लेषण जो है हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें कि विषय के अनुसार विश्लेषण हो सकता है, विषय वस्तु के अनुसार विश्लेषण हो सकता है, अधिगम संप्राप्तियों के अनुसार विश्लेषण हो सकता है, उपसत्र के अनुसार विश्लेषण हो सकता है, आदि आदि। और ये प्रत्येक प्रकार का विश्लेषण जो है विद्यार्थी के स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेज के बारे में हमें विस्तृत और अलग अलग प्रकार का इन्फॉर्मेशन देता है। और इन सारे इन्फॉर्मेशंस का अगर हम सही प्रकार से विश्लेषण और उनका उपयोग करें, जैसे कि विद्यार्थियों के त्रुटि पहचान में, विद्यार्थियों की त्रुटियों की चर्चा करने में, विद्यार्थी की त्रुटियों के कारण जानने में, तभी ये सही मायने में अधिगम के लिए आकलन, जैसा कि रचनावादियों ने प्रपोज किया है, ये साबित होगा आकलन कि अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के लिए अधिगम के परिणामों का प्रयोग हम कर रहे हैं, किस लिए? उसके बच्चे के अधिगम को इम्प्रूव करने के लिए। संक्षिप्त में मैं एक बात और कहना चाहूँगा डॉक्टर अखिलेश कि ये सब करने के बाद जब हम शिक्षक अपना ये काम कर लेता है, इसके बाद वो एक उसका आत्मचिंतन भी, आत्ममूल्यांकन भी बहुत आवश्यक है। कार्य निष्पादन के उपरांत एक चिंतन की आवश्यकता है अध्यापक में कि उसका योगदान कैसा रहा, कहाँ पर उसका योगदान कम रहा, उसकी शैक्षिक रणनीति क्या रही, उसकी आकलन नीति क्या रही, उसका मूल्यांकन करे वो, और भविष्य में वो प्रयास करे कि समुचित तकनीक का बेहतर प्रयोग करे, जिससे कि जो आकलन है और उसके जो परिणाम है उसका उपयोग बच्चों के सही उपचार के लिए काम आ सके। ये बहुत आवश्यक है शिक्षक के लिए कि आत्ममूल्यांकन भी करे इस सब काम करने के बाद। जी। डॉक्टर बालिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए, और अधिगम में सुधार हेतु आकलित परिणामों का हम उपयोग कैसे करें, इस पर इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बालिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जाग